हेलो स्टूडेंट्स। होपफुली सभी घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक हमने सॉल्यूशंस चैप्टर के 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। सेकंड, हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ा था। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स, और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। ओके, सो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बेसिकली सोल्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। चलो समझते हैं ये डेफिनेशन एक्चुअली हमें बताना क्या चाहता है। सपोज़ हमारे पास ये सॉल्वेंट है, वाटर कंसिडर कर लेते हैं, और इसमें हमें एक सोल्यूट ऐड करके सोल्यूशन बनाना है। सोल्यूट कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि शुगर। सो शुगर ऐड करते हैं। सो अब इस सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट शुगर कितना डिज़ोल्व होगा, वो सोल्युबिलिटी होगी। हो सकता है 500 ग्राम्स डिज़ोल्व हो जाए, हो सकता है 10 ग्राम्स डिज़ोल्व हो जाए। अब ये सारे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उन पे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सो वट एवर अमाउंट दैट गेट्स डिज़ोल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट at a specific temperature, that is the solubility. Okay, so solubility of a substance depends on few factors. कुछ इनमें से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नेचर ऑफ सोल्यूट। अब जो सोल्यूट होता है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी किस प्रकार की होगी। देखिए, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। सो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉल्वेंट में जाने के बाद अपने अपने इंडिविजुअल आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स 2 टाइप के हो सकते हैं। अब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पूरी तरह से अपने इंडिविजुअल आयंस में अलग अलग हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस 2 आयंस फॉर्म हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल ले वीक इलेक्ट्रोलाइट का, सो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं अगर हम किसी सॉल्वेंट में उन्हें ऐड करें तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को जब वाटर में हम डालते हैं तो 2 आयंस बनते हैं, CH3COO माइनस और H प्लस। बट एसिटिक एसिड जो होता है पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता, इट्स नॉट 100% आयोनाइजेबल, वेयर NaCl इज़ 100% आयोनाइजेबल। सो NaCl हमारे लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। जितना ज़्यादा आयोनाइज करेगा उतना ज़्यादा सोल्यूबल होता है, जितना कम आयोनाइज करेगा हमारा सोल्यूट उतना कम सोल्यूबल होगा। सो पहला तो हो गया इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉल्वेंट में जाने के बाद अपने इंडिविजुअल आयंस में नहीं टूटते, जैसे कि एसीटोन। अब एसीटोन को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो एसीटोन में कोई आयंस नहीं बनेंगे, बट नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। जैसे कि एसीटोन को हम वाटर में डालेंगे तो एसीटोन और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन एसीटोन एंड वाटर। सो इस टाइप के इंटरैक्शंस भी हो सकते हैं जो कि सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के लिए सबसे फेमस एक यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब कि जिस प्रकार का सॉल्वेंट होगा उसी प्रकार के सॉल्यूट को वो डिज़ोल्व करेगा। जैसे कि अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर सब्सटेंसेस या फिर आयनिक सब्सटेंसेस ही सॉल्युबल होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ओनली नॉन पोलर सोल्यूट्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे सोल्युबल होंगे।
इनके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में चेक करेंगे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में एक और पॉइंट लिखा हुआ है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर पोलर सॉल्वेंट्स फॉर आयनिक सब्सटेंसेस। इसको हम आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। फिज़िक्स में आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ा होगा, जो दो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² होती है। दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो इस पॉइंट को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। थर्ड फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस के लिए वो होता है टेम्परेचर। से सॉलिड सोल्यूट्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है, जैसे जैसे आप सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। दिस इज़ इन जनरल, बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस मतलब कि एंथैल्पी केसेस अलग अलग होंगे तो हो सकता है उनकी सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होगी। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। गैसियस सॉल्यूट्स के लिए सॉल्युबिलिटी का केस अलग होता है। गैसियस सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ करती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। इसको भी हम आगे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये these are the factors responsible for solubility of a substance. So next part, solubility of a solid solute in a liquid solvent. So हमने देखा था कि like dissolves like, it means कि polar solutes polar solvents में dissoluble होंगे और जो non polar solutes होते हैं वो non polar solvents में ही soluble होते हैं। यहाँ पे example NaCl in water हमने लिया है। आप कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं। और सेकंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स के लिए हमने एग्जांपल लिया हेलोअल्केन्स इन ड्राई ईथर। यू कैन टेक एनी अदर एग्जांपल, इट्स गिवन इन बुक। ओके, सो द रीजन फॉर द सॉल्युबिलिटी इज बिकॉज देयर इज सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सी NaCl जो होता है इनमें चार्ज्ड आयंस होते हैं Na+ एंड Cl-। जब ये पानी में जाते हैं तो ये अपने इंडिविजुअल आयंस में टूट जाते हैं, Na+ आयंस बनते हैं और Cl- आयन बनते हैं। अब वाटर हमें पता है, वाटर एक्ट एज अ डाइपोल। वाटर में दो पोल्स होते हैं, ऑक्सीजन के साइड एक माइनस साइन वाला पोल होता है और हाइड्रोजन के साइड एक प्लस साइन वाला पोल होता है। सो अब जो वाटर एज अ डाइपोल एक्ट करता है तो ये क्या करता है, जो इंडिविजुअल Na+ और Cl- आयंस प्रोड्यूस हुए हैं उसको जाके ये हाइड्रेट करना चालू होते हैं। हाइड्रेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये आयन हमें दिख रहा है, अब इस आयन को जाके वो चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। जैसे Na+ आयन है तो ये माइनस चार्ज वाले O- आयंस से सराउंडेड हो जाएगा। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि Cl- अगर आयन हमारे पास है तो Cl- ऑपोजिटली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो H2+ वाला जो साइड है वाटर का डाइपोल वो आगे से सराउंड कर लेंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ आयंस। सो जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज़्यादा सोल्युबिलिटी होगी। सो आयंस का साइज़ भी मैटर करता है, जितने ज़्यादा छोटे आयंस होंगे उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा और उतनी ज़्यादा उनकी सोल्युबिलिटी होगी। ओके, सो यहाँ पे एक और पिक्चर दी हुई है, इसमें हमने NaCl को वाटर में डाला और NaCl अपने इंडिविजुअल आयंस में आयोनाइज हो गया। ओके, यू कैन सी हियर। सिमिलरली हम यहाँ पे एक नॉन पोलर इंटरेक्शन देख रहे हैं। नॉन पोलर इंटरेक्शन में हमने एसीटोन को वाटर में डिज़ोल्व किया है, तो वाटर और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसीटोन का जो ऑक्सीजन वाला एंड होता है वो वाटर के H की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है और जो वाटर का ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है वो एसीटोन के H की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है। सो जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, उतने ज़्यादा इंट्रैक्शंस होंगे। सिमिलरली लास्ट केस में हमने देखा था जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा, जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन होगा आयंस का, उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। सो इंट्रैक्शंस अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग होंगे so solubility will always be more. Okay, so this is the reason we see that solubility of solute in a solvent occurs. So next is, see यहाँ पे अब एक छोटा सा डेफिनेशन आ रहा है जिससे बोला जा रहा है डिसोल्यूशन। सो डिसोल्यूशन इज़ नथिंग बट हमारे पास एक सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में, उसमें हमने सॉलिड सोल्यूट ऐड किया। सो
पहले क्या था, लिक्विड सॉल्वेंट में हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो ऑफ सोल्यूट की थी वो ज़ीरो थी। अब जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे वो सोल्यूशन में डिज़ोल्व होता जाएगा और उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी। सो जितना ज़्यादा सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इंक्रीज़ होते जाती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। अब डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। सो इन फैक्टर्स को हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया था। सो दोज फैक्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। सो डिसोल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्रिस्टलाइजेशन। सो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सोल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड विथ सॉलिड सोल्यूट एंड सेपरेट आउट। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जाते हैं सोल्यूट की किसी भी सॉल्वेंट में, सो एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत सारे सोल्यूट पार्टिकल्स हो जाएंगे और वो आपस में ही टकराने लग जाएंगे। सो आपस में जब टकराने लग जाते हैं सो क्या होता है कि वो वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं और सॉल्वेंट से सेपरेट आउट हो जाते हैं और नीचे क्रिस्टल के फॉर्म में डिपॉजिट होना चालू कर देते हैं। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा हमारा सॉल्वेंट जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी क्रिस्टलाइजेशन होता है। बेसिकली इसके बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा था, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि डिसोल्यूशन प्रोसेस का जो रिवर्स होता है दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। सो क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टल फॉर्मेशन जो भी होता है it occurs due to collision of solute particles in the solution. Okay, so it's a simple definition. So next हम पढ़ेंगे types of solutions depending on the solubility. चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे जिसमें हमने अलग अलग सॉल्वेंट और अलग अलग सोल्यूट्स लिए थे। सो उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आए थे। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे किस टाइप के सॉल्यूशंस आ सकते हैं। सो हमें तीन प्रकार के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। सो 3 टाइप्स आर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सी दिस इज़ वेरी सिंपल। सी आपने पानी लिया सपोज बीकर में और उसमें थोड़ा सा सोल्यूट सॉल्ट ऐड किया, तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, बहुत थोड़ा सा। सो जो सोल्यूशन तुम्हें मिलेगा दैट इज़ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें कि यू कैन ऐड मोर ऑफ सोल्यूट, अभी भी उसमें आप और सोल्यूट ऐड कर सकते हो। सो दैट इज़ एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। सपोज तुमने उसी सोल्यूशन में सॉल्ट ऐड करते गए, अब कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि और सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। अब जब डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो नीचे सेटल होना चालू होगा। सो उस टाइम पे जो हमारा सोल्यूशन हमें मिलेगा, सो दैट सोल्यूशन इज़ नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब जो हमारा सॉल्वेंट था वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच गया है, अब वो और सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकता। सो दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन इज़ नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट द थर्ड सोल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अब क्या करेंगे हम, जो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बना था अब उसको थोड़ा सा गर्म करना चालू करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो थोड़ा सा एक्सपैंड करता है। मतलब क्या होगा कि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अब बड़ी हो जाएगी तो हम उसमें और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। सो वी कैन ऐड मोर सोल्यूट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। सो अब जो सोल्यूशन हमें मिलेगा, सो दैट इज़ नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, ये अनस्टेबल होता है। जैसे जैसे अब तुम्हारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ठंडा होता जाएगा तो उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन होना चालू होगा। मतलब तुमने जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड किया था अब वो सोल्यूशन से बाहर आएगा और सॉलिडिफाई होना चालू हो जाएगा। सो दैट इज़ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो 3 टाइप्स के सोल्यूशंस होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ओके, सो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी। अभी भी हम सॉलिड सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट लेके सोल्यूशन बना रहे हैं, अब उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी हमने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो बनाया था उसमें हमने ये देखा था कि हम सोल्यूशन को हीट करते हैं तो उसके बाद हम और सोल्यूट ऐड कर पा रहे थे। सो दैट इज़ व्हाट द सोल्यूबिलिटी वाज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सी डिज़ोल्यूशन जो प्रोसेस होता है, डिज़ोल्यूशन इज़ बेसिकली जो सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। सो डिज़ोल्यूशन जो प्रोसेस होता है डिपेंड करता है
दो टाइप के thermodynamic process पे. First is endothermic process and second is exothermic process. You might have studied this in class 11th. So endothermic process क्या होता है? इसमें जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे सॉल्यूशन को, सो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी. मतलब कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व होता जाएगा अप टू अ सर्टेन लिमिट. ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड होगा, अप टू अ सर्टेन लिमिट. देयर इज़ ऑलवेज सम लिमिट्स. ओके, नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन प्रोसेस जब एक्सोथर्मिक हो. इन जनरल एक्सोथर्मिक होता है बट एंडोथर्मिक भी हो सकता है. सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही तुम सॉल्यूट ऐड करोगे बहुत सारी हीट बाहर आ जाती है. सो इस केस में जब हीट प्रोवाइड करेंगे हमारे सॉल्यूशन को, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज इज फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सी पहले से ही हमारा सॉल्यूशन हीट बाहर फेंक रहा था, अब हम उसमें और हीट देंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ओके, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, नीचे देखेंगे. Pressure do not play any role here as solids and liquids are incompressible. सिर्फ प्रेशर आप कितना भी बढ़ाओ कितना भी कम करो, लिक्विड और सॉलिड का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमने क्लास 9 में स्टेट्स ऑफ मैटर्स में पढ़ा था कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल. सो कंप्रेस नहीं हो सकते तो उनका इफेक्ट भी नहीं होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज solubility of a gas solute in a liquid solvent. Okay, so solubility of gases in liquids are greatly affected by pressure and temperature. So इसमें हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेंगे, हमारे जो सोडा वाटर होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या फिर आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है दैट इज़ वाटर. अब सोडा वाटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हम CO2 गैस यूज़ करते हैं और CO2 गैस को हम विथ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे उस पर डिज़ोल्व करते हैं और हमें एक सोल्यूशन मिलता है दैट इज़ सोडा वाटर. सो अगर हमें गैसेस को लिक्विड में डिज़ोल्व करना हो, सो उसमें दो फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं. द फर्स्ट इज़ प्रेशर एंड द सेकेंड वन इज़ टेम्परेचर. बोथ प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बट इन केस ऑफ सॉलिड, सोल्यूट एंड लिक्विड, प्रेशर उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो हमारे सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल. ओके, so let's see effect of pressure. So solubility increases with increase of pressure. देखते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे समझाने की कोशिश किया. सी हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्वेंट है. अब सॉल्वेंट में हमने कुछ गैस सोल्यूट डिज़ोल्व करने की कोशिश की है. तो यहाँ पे एक कुछ अमाउंट ऑफ गैस पार्टिकल्स इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो चुके हैं और कुछ गैस पार्टिकल्स यहाँ पे हमें खाली जगह पे दिख रहे हैं. ओके, सो द प्रेशर इज़ P1. अब हम क्या करेंगे कि जो प्रेशर है इस कंटेनर में, अब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे. यू कैन पुट ऑन सम वेट हियर, उसके बाद हम इस पे प्रेशर बढ़ा सकते हैं. सी जैसे ही हमने प्रेशर की वैल्यू P1 से P2 की, प्रेशर इंक्रीज़ किया, तो क्या हुआ, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स थे ये सारे पास पास आ गए. अब इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो अब क्या होगा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो खाली जगह है उसको छोड़ के हमारे सॉल्वेंट में एंटर करना चालू करेंगे. और जैसे ही हम प्रेशर और बढ़ाते जाएंगे और गैस मॉलिक्यूल्स इसमें एंटर करना चालू करेंगे और उसके बीच में सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन होगा और हमें गैसियस सॉल्यूशन मिलेगा. ओके, सो इट प्रूव्स दैट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो भी इंक्रीज़ होती, और प्रेशर आप डिक्रीज़ करोगे सो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज़. ओके, so next is Henry's law. So Henry's law suggests that solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas. So बोलना क्या चाहते हैं हमारे हेनरी भाई साहब? So इनका ये कहना है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन जो कि सोल्यूशन में हमारे गैस मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं उसके बराबर. ओके, सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप हटाओगे, सो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलेगा. सो दैट कांस्टेंट इज नोन एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट. ओके, सो जो मोल फ्रैक्शन होता है बेसिकली होता क्या है, मोल फ्रैक्शन इज़ द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी. मतलब हमने जो पिछले डायग्राम में देखा था कि कितने गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो डिपेंड कर रहे थे प्रेशर पे. अगर प्रेशर ज़्यादा था तो ज़्यादा मोल्स सॉल्युबल थे हमारे सॉल्वेंट में, प्रेशर अगर कम था तो कम मोल्स डिज़ोल्व हो रहे थे हमारे सॉल्यूशन में.
सो बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ज़्यादा मोल्स डिज़ोल्व होते जाएंगे हमारे सॉल्यूशन में। सो हेनरी लॉ। ओके, नेक्स्ट इज़ यहाँ पे एक प्लॉट दिया हुआ है फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन इट्स सोल्यूशन। सी द प्लॉट इज लीनियर। सो हमने हेनरी लॉ क्या पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। सो जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन HCl का सोल्यूशन में इंक्रीज होता जाएगा। सी दिस ग्राफ इज शोइंग कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सो नेक्स्ट इज KH। सो KH बेसिकली हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है जो कि फंक्शन होता है नेचर ऑफ द गैस। इट डिपेंड करता है कि गैस का नेचर किस प्रकार का है और उसकी वैल्यू उसी पर डिपेंड करती है, और इट चेंजेस विथ टेम्परेचर। से टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे, NCERT में ये टेबल दिया हुआ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है KH की वैल्यू भी चेंज होती है। एंड KH की वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है। सी KH की वैल्यू जब इंक्रीज़ करती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है, और KH की वैल्यू जब डिक्रीज़ करती है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है। देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या था? सॉल्युबिलिटी का मेजरमेंट है। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन को पार्शियल प्रेशर के नीचे ले जाते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ओके, सो अब क्या दिख रहा है? KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ओके, सो डिनोमिनेटर में अगर हमारे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो KH की वैल्यू कम रहेगी, और डिनोमिनेटर में अगर हमारे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम रहेगी तो KH की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। सो ये प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सी इन जनरल हम कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास अगर हम कोल्ड ड्रिंक की कोई बॉटल लेके आते हैं तो उसमें गैस कब तक डिज़ोल्व रहती है? जब तक कि कोल्ड ड्रिंक्स जो सॉफ्ट ड्रिंक आपने लाई है उसका टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो तब तक उसमें गैस काफ़ी स्ट्रांगली सोल्यूबल रहेगी, और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, उसमें से गैस बाहर आती जाएगी। मतलब हो क्या रहा है, जो गैस है वो एस्केप कर रही है, मतलब अब सॉल्युबिलिटी क्या थी हमारे सॉल्यूशन में, कम होते जा रही है। सो हमेशा याद रखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम होते जाएगी। ओके, सो यहाँ पे एक प्लॉट भी दिया हुआ है, यहाँ पे दिखाया है कि जब टेम्परेचर की वैल्यू कम थी तो मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, इन सब की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम होते जा रही है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। सो बेसिकली हेनरी लॉ का हम यूज़ कहाँ करते हैं? सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। सभी को पता होगा, सोडा शॉप्स में आप गए होंगे तो वहाँ पे क्या किया जाता है, हाई प्रेशर सिलेंडर्स होते हैं जिसमें CO2 भरी हुई होती है, उसमें पानी की बोतल को लगाया जाता है और हाई प्रेशर में उसे प्रेस किया जाता है। सो हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाकर डिज़ोल्व हो जाती है। सो बेसिकली इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सो हेनरी लॉ इसमें काम आता है। नेक्स्ट इज़ आपने स्कूबा डाइविंग के बारे में सुना होगा। सो स्कूबा डाइविंग में जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके पीछे में एक एयर टैंक लगा हुआ होता है जिसमें हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। सो बेसिकली प्योर ऑक्सीजन हम कभी यूज़ नहीं करते स्कूबा डाइविंग टैंक्स में, हमेशा इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हीलियम, नाइट्रोजन। ओके, सो ऐसा क्यों किया जाता है आप अपनी बुक में पढ़िएगा और मुझे आंसर कीजिएगा इसका। सो दिस इज़ योर असाइनमेंट क्वेश्चन। ओके, वन मोर biological phenomena which can be explained on the basis of Henry's law. See, there is a condition जिसे एनोक्सिया कहते हैं। सो एनोक्सिया बेसिकली होता क्या है, कुछ लोग जो पहाड़ पे चढ़ने के शौकीन होते हैं, सो वो जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम हायर अल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की जो डेंसिटी होती है वो कम होते जाती है। सो हमें प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। सो ऑक्सीजन एक बार हमारे ब्रेन में मिलना कम हो जाती है तो होता क्या है कि हम थोड़ा सा वीक फील करने लगते हैं और जो हमारी थिंकिंग होती है दैट बिकम्स वेरी अनक्लियर। सो दिस कंडीशन डेवलप्स फॉर हाई अल्टीट्यूड क्लाइंबर्स।
तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, राउल्ट्स लॉ के बारे में, और राउल्ट्स लॉ के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि वेपर प्रेशर अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस में किस तरह से वर्क करता है। ओके, सो कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। If you have any doubts, you can directly message me or call me, whatever. So पढ़ाई करते रहिए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए, डोंट वेस्ट। सी एग्ज़ाम्स जो है पोस्टपोन हुए हैं, सेशन जो है पोस्टपोन हुआ है, बट इट विल स्टार्ट सम डे, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, सो एन्जॉय।